हेलो एवरीबॉडी, आई एस वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। हम इससे पहले गाउस लॉ की हेल्प से सरफेस चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज डेंसिटी अगर हमें गिवन हो एक लाइन के लिए और एक सरफेस के लिए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैलकुलेट करना सीख चुके थे। एक क्वेश्चन है, लेकिन आप बोलोगे पिछले लेक्चर में तो एक डाउट के साथ, एक कंफ्यूजन के साथ छोड़ दिया था, तो एक क्वेश्चन की बात कहां से आ गई। डाउट ये था कि हमने एक सरफेस है, अगर ये फॉर एग्जांपल सरफेस है, इनफाइनाइट साइज है इसका, या फिर ये फाइनाइट साइज है, तो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए अगर सिमेट्रिक है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सारा सब कुछ गाउस लॉ अप्लाई करते हुए, हमने हमारी वेक्टर कैलकुलस की मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए, इंटीग्रेशन ये सब अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया और वो आया रो एस यूनिट एरिया पर जो सरफेस चार्ज है दैट इज चार्ज डेंसिटी रो एस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए एन कैप, ऐसा बनकर के आया इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से हमें समझ में आया चाहे कितनी भी डिस्टेंस पर चले जाएं, डिस्टेंस का फंक्शन ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम बनकर के आएगा। बट प्रैक्टिकली आपको ऐसा फील हो रहा था कि डिस्टेंस चेंज होने के साथ बहुत दूर जाकर के तो खत्म हो जाना चाहिए, बहुत दूर जाकर तो कम हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत नजदीक में जितना है बहुत दूर जाकर के भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ऐसा बनकर के आ रहा है। और फॉर्मूला हमने मैथमेटिक्स को फॉलो करते हुए और गाउस लॉ को फॉलो करते हुए बनाया, और गाउस लॉ तो हमने खुद ने भी बनाया था, गाउस लॉ तो प्रैक्टिकली समझ में आया भी था, तो वो गलत है भी नहीं। तो इस फॉर्मूले में तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, या प्रैक्टिकली हम जो सोच रहे हैं उसको ये फिजिबिलिटी क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, या क्या होना चाहिए, ये कंफ्यूजन पर मैंने छोड़ा था। बट ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस करने लग गया मैं, हमारी लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 57 इस कंफ्यूजन को दूर करेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज्ड विद चार्ज डेंसिटी रो एस। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे कंफ्यूजन को दूर करना है, तो हमें कैपेसिटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हालांकि मैंने बताया था कि कैपेसिटर और इंडक्टर अलग से इंडिविजुअल टॉपिक है, वहां पर तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज तो होगी कैपेसिटर की। हमें क्या नॉलेज है? हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं इस तरीके से। ये प्लेट्स मेटल की होती है ना, प्लास्टिक की तो नहीं होती, ये मेटल प्लेट्स हैं। इन मेटल प्लेट्स के इनसाइड में मतलब बीच में कहीं पर, और आउटसाइड में मतलब बाहर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें ये भी पता है कि जब इसको हम किसी सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज गैदर हो जाता है, और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज गैदर हो जाता है। इसका मतलब ये चार्ज डेंसिटी रो एस की बात करें तो यहां पर जो होगी वो पॉजिटिव रो एस होगी, तो इस पर नेगेटिव रो एस होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे गैदर होता है उतना नेगेटिव प्लेट पे गैदर होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स की साइज सेम होती है। अगर इस पर 5 कूलम चार्ज गैदर हो रहा है टोटल, इस पर -5 कूलम चार्ज गैदर हो रहा होगा टोटल। अगर इस प्लेट का सरफेस एरिया कम होगा तो डेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी, लेकिन पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर जो होता है उसमें दोनों प्लेट्स का सरफेस एरिया सेम होता है, इसलिए चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम होगी। एक में अगर प्लस रो एस है तो दूसरे में माइनस रो एस होगी। चलिए, इतना हमें समझ में आता है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई बीच में इनसाइड पॉइंट में और आउटसाइड में, इस साइड में, इस साइड में हमें कैलकुलेट करना है। इसको थोड़ा सा हम कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकली हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, उस तरह से मान ले रहे हैं हम। 2 प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है जिस पर सरफेस चार्ज रो एस डेंसिटी के साथ लाइन में समझ लेना, ये सरफेस है, ऐसे ये भी प्लेट है माइनस रो एस है। हमें इनसाइड में कोई पॉइंट लेना है। अब वो जो इनसाइड पॉइंट है उसने ऐसा नहीं बोला है कि बीच में हो, बिल्कुल दोनों से इधर उधर भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसके नजदीक ए पॉइंट मान लेता हूं। एक इनसाइड पॉइंट यहां पर कैलकुलेट करना है, आउटसाइड में एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में मैं कंसीडर कर रहा हूं। एक ये बी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, एक ये सी पॉइंट थोड़ा सा दूर है, यहां पर कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्या आपको पता है कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है? अगर हम आइडल कैपेसिटर की बात करें तो हम बोलते हैं एक कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर कर दी वो लाइफ टाइम स्टोर रहेगी। आइडल बात की मैंने, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकली तो कुछ लॉसेज होता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट जिनको हम बोलते हैं। आपको याद आ रहा होगा कैपेसिटर थोड़ा बहुत, ठीक है,
तो हम ये बोलते हैं कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, और किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है, दोनों को रिलेट करते हैं। हम जानते हैं कैपेसिटर में अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। इसको रीजन शायद आगे जाके समझने वाले हैं हम इसी चैप्टर में। अभी बस ये समझ लेना कि ऐसा पता भी होगा हालांकि आप लोग को, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी तो हो सकता है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव से बाहर निकलनी, नेगेटिव में अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी हुआ। अगर बाहर हुआ फिर तो आप कहोगे कि एनर्जी जो मिल रही है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, सोर्स से मिली है एनर्जी हमें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी हमें मिली वो कैपेसिटर में अंदर होने के साथ साथ बाहर भी है, और वो बाहर है वो तो लॉस हो जाएगा। बट हम तो बोलते हैं कैपेसिटर एनर्जी डिसिपेशन एलिमेंट नहीं होता है, ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, लेकिन एक होता है फ्रिंजिंग इफेक्ट। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव से बाहर होता है, नेगेटिव में, हालांकि ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ कोने की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव से बाहर ऐसे होगा, कॉर्नर्स पर। यहाँ नेगेटिव पर जैसे ही अंदर आ रहा है वैसे ऐसे होगा, ऐसे यहाँ नेगेटिव में यहाँ कॉर्नर्स पर ऐसा होगा, यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकल रहा होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रिंजिंग इफेक्ट। ये जो आ रहा है कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया, फ्रिंजिंग इफेक्ट। और अगर ऐसा आ गया तो मैं कह दूंगा कि आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बिखर गया है, मींस एनर्जी जो है स्टोर होने के साथ साथ कुछ डिसिपेट भी हो गई है, इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिकली डिसिपेशन हो रहा होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? आइडल कैपेसिटर की। तो हम ये मान के नहीं चलेंगे अब कि एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है, मतलब हम इन कॉर्नर तक जाएंगे ही नहीं। हम अगर बात करें कि ये कैपेसिटर का जो प्लेट्स है, क्या ये इनफाइनाइट साइज का है? बिल्कुल नहीं है, ये तो फाइनाइट साइज का है। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम उस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहां पर इसके सिमेट्रिक है, मतलब यहां पर ऐसा कुछ पॉइंट है, जितना आगे आ रहा होगा उतना पीछे, उतना ऊपर उतना नीचे जा रहा होगा। प्लेट जो है, जो प्लेट है वो सिमेट्रिक है इस ए के, और इस वाली प्लेट से थोड़ा दूर है लेकिन है सिमेट्रिक। इसके लिए भी दोनों पैरेलल में है ना, प्लेट्स सिमेट्रिक है दोनों के लिए। तो हम इन सिमेट्रिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो लॉस होता है, प्रैक्टिकली बात करते हैं तो। लेकिन हम आइडियलिटी के हिसाब से बात करें, आइडियलिटी ये बोलती है कि ऊपर नहीं, मैं तो सिमेट्रिक पॉइंट की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइडियल केस में लॉस नहीं होता है तो बाहर नहीं होना चाहिए। अब हमारी जो हमने ये रिजल्ट फाइंड किया था, अगर ये गलत है तो ये डिस्प्रूव हो जानी चाहिए, मतलब इसको भी गलत साबित कर देने चाहिए हम कि आइडल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी है। और अगर सही है तो फिर इसको फॉलो करते होना चाहिए। अगर ये इसको फॉलो कर दिया, जो कि हम आइडियलिटी लेके चलते हैं, ये इसको फॉलो कर देता है, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है। हम जो प्रैक्टिकली इनफिजिबल सोच रहे थे वो हमारे ही दिमाग में कुछ घूम रहा है, गलत घूम रहा है, उस वजह से हो रहा है। तो वो गलतियां भी जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है वो भी रिमूव हो जाएगा। देखते हैं जरा एक बार। चलिए, तो हम इनसाइड द कैपेसिटर एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमारा जो ये है कैपेसिटर, इसका ये जो डायरेक्शन है इसको मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं। आप वाई जेड भी मान सकते हैं, मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं। यहां पर पॉजिटिव रो एस चार्ज है, यहां नेगेटिव रो एस चार्ज है, मतलब चार्ज डेंसिटी है। यहां से इस डायरेक्शन में ए पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो पता ही हमें, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस इसकी वजह से भी आएगा, तो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एडिशन होगा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी रो एस बाय 2 एप्सिलॉन। अभी तो समझ के चुके हम, समझ के क्या चुके, पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया था, अभी रिमाइंड करके चुके हम। ये होता है फॉर्मूला। और ए एन कैप मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो इस ए एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ए एन कैप की जगह ए एक्स कैप कह सकते हो आप। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप इस तरफ देख रहे हो तो इस डायरेक्शन में होगा ए एन कैप, तो आप लिखोगे ए एन कैप मींस माइनस ऑफ ए एक्स कैप। बाकी फॉर्मूला तो होता है चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी रो एस है या माइनस रो एस है? माइनस रो एस है, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करना है।
आपको इस चीज का केयर करने का जरूरत नहीं है कि सरफेस पर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने जो डिराइव किया है वो एक्सप्रेशन ही होता है। अगर नेगेटिव अपने आप से माइनस पुट करके उल्टा कर देगा। पॉजिटिव के लिए हमने समझा था आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम ρs नेगेटिव पुट करेंगे तो जो हमने समझा था उसकी उल्टी डायरेक्शन अपने आप बन जाएगी। हमें इस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अपने आप सारा सब कुछ काम होगा। ठीक है, तो मैंने जो फॉर्म था उसमें बस ये ρs की वैल्यू, चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू थी वो माइनस ρs पुट कर दिया। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो दोनों एड अप होकर के बन जाएगा ρs बाय एप्सिलॉन नॉट ax कैप। ax कैप मतलब इस साइड में, इस साइड में है ax कैप, इस साइड में मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में। ए पॉइंट पर हमने फाइंड किया है। अब हम फाइंड करते हैं एट पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है वो उस साइड में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम वही E1 प्लस E2 करें तो E1 उस वाली प्लेट की वजह से, E2 इधर वाली प्लेट की वजह से, इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी, फॉर्मूला तो ये है ρs बाय 2 एप्सिलॉन नॉट an कैप। an कैप मींस इससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब बी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा मतलब ax या माइनस ax, माइनस ax प्लस E2 मींस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला तो वही है, चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसकी वजह से डायरेक्शन तो ये बोलोगे ना, बी पॉइंट पर जाओगे तो ऐसे बोलोगे, इधर से जाओ बी पॉइंट पर या इधर से जाओ। हमने समझा था सरफेस से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही जाना होता है, तो परपेंडिकुलर मींस माइनस ax कैप, डायरेक्शन तो माइनस ax कैप ही बोलूंगा। 2 एप्सिलॉन नॉट होता ही था, लेकिन चार्ज डेंसिटी ρs नहीं बल्कि क्या बोलूंगा मैं, माइनस ρs बोलूंगा। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट होकर हो जाएंगे 0। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बन करके आ रही है। नेक्स्ट एट पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी मींस इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड E देखोगे आप, मैं E1 प्लस E2 डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। E1 इसकी वजह से फॉर्म होता था चार्ज डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर an कैप। an कैप क्या हो जाएगा, ax कैप, प्लस सेकंड की वजह से होता था चार्ज डेंसिटी इज माइनस ρs बाय 2 एप्सिलॉन नॉट an कैप मींस ax कैप। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट होकर के हो गए 0। आउटसाइड में, चाहे इस साइड में देखूं मैं या इस साइड में देखूं, थोड़ा नजदीक देखूं, थोड़ा दूर देखूं, थोड़ा और पास देख रहा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था, जो जनरल एक्सप्रेशन था, वो जनरल एक्सप्रेशन डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता था। हर, चाहे थोड़ा नजदीक देखें चाहे बहुत दूर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। और आइडियलिटी ये बोलती भी है कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। अगर बाहर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर तो वो लॉस है, जबकि हम आइडियली बोलते हैं कैपेसिटर एनर्जी डिसिपेशन नहीं होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर ही होता है। तो 0 होना चाहिए चाहे कहीं पर भी देखें, इधर भी 0 होना चाहिए चाहे कहीं पर भी देखें। अब डिस्टेंस पे अगर डिपेंड कर रहा होता तो क्या होता, अगर मैं बी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहा होता तो इस वाले सरफेस की वजह से बी पॉइंट थोड़ा सा नजदीक है, अगर डिस्टेंस के हिसाब से ज्यादा होता तो ये वाली वैल्यू कुछ ज्यादा आती, और इससे थोड़ा दूर है ये क्या वैल्यू कम आती। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर ये 0 नहीं कर पाते तो यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, फिर तो हम बोलते आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम बोलते कैपेसिटर में एनर्जी डिसिपेशन होती है। बट प्रैक्टिकली क्या कैपेसिटर में एनर्जी डिसिपेशन होती है, नहीं होती है। फ्रिंजिंग इफेक्ट को भूल जाना, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ बीच में सिमेट्रिक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। हमारा जो फॉर्मूला था वो सिमेट्रिक पॉइंट्स के लिए ही था। तो हम समझ सकते हैं जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, उसमें एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। ऐसा होने के लिए आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने चाहिए, और ऐसा तभी हो पा रहा है जब डिस्टेंस से डिपेंडेंसी ना रहे। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होना चाहिए जो कि स्टोर होता है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही रहा है। क्लियर होती बात है। तो अब हमें समझ में आता है कि इसका मतलब डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए और हो रही है, और इसका मतलब जो एक्सप्रेशन बनकर के आया था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो पिछले लेक्चर में जो कंफ्यूजन रह गया था वो एक क्वेश्चन से हमने कवर कर लिया। अब हम उस कंफ्यूजन को माइंड में नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, भटकना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी माइंड। हमें समझ में आता है कितनी भी दूर चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, बशर्ते कि सरफेस चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज हो, और जिस पॉइंट पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिमेट्रिक सरफेस जो है वो उसके सिमेट्रिक हो। क्लियर हुई होगी बातें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्फेरिकल वॉल्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।